हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के वीडियो में हम ओवर द काउंटर सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओवर द काउंटर सेल्स या ओवर द काउंटर ड्रग्स का मतलब होता है ऐसे मेडिसिन या ऐसे ड्रग्स जो कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग सेफ और इफेक्टिव होते हैं और जिनको बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के हम ले सकते हैं। जो ओटीसी ड्रग होते हैं वो सेफ होते हैं और उनमें लो इंसिडेंस होते हैं किसी भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन के या फिर किसी भी तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स के, एंड इनकी वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी होती है। ओटीसी ड्रग इफेक्टिव होते हैं जब उनका रीजनेबल एक्सप्लेनेशन होता है एंड दे आर यूज्ड अंडर एडिक्वेट डायरेक्शन फॉर यूज, जिसमें वार्निंग भी होती है, एंड किसी भी एलिमेंट या डिजीज से रिलेटेड सिग्निफिकेंट रिलीफ होती है जब उनको हम सिग्निफिकेंट पोर्शन में लेते हैं एक टारगेट पॉपुलेशन में। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ओवर द काउंटर ड्रग्स? क्या इंपॉर्टेंस होती है ओवर द काउंटर ड्रग्स की? सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हर एक लेबल में जो ओवर द काउंटर ड्रग है जिसको हम नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं उसमें ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट है इसमें प्रोडक्ट का नाम क्या है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट नेम। सेकेंड, उसका मेन कंपोजिशन या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स जैसे कि एडिटिव्स या फिर एक्सिपिएंट्स। नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, उसकी नेट क्वांटिटी कितनी है। एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ टेम्पर रेजिस्टेंट फीचर्स, मीन्स अगर वो टेम्पर्ड है, ब्रोकन है, इन सब से रेजिस्टेंट है या नहीं, कैसा रेजिस्टेंस है, किस टाइप की पैकेजिंग हुई है, उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए इसमें। इंडिकेशन फॉर यूज़ कि उसको यूज़ कैसे करना है। डायरेक्शन और डोसेज का इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। कुछ वार्निंग्स और कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, सेल्स के बारे में होना चाहिए, एक्सपायरी डेट के बारे में होना चाहिए और उनका बैच नंबर होना चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो किसी भी मेडिसिन जो कि नॉन प्रिस्क्रिप्शन या ओटीसी मेडिसिन है उसके लेवल में होनी चाहिए। और ये लेवल कौन बनवाता है? FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज सेल एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओटीसी मेडिकेशन। अगर किसी भी ओवर द काउंटर मेडिकेशन का सेल करना है या एस्टैब्लिशमेंट करना है तो कैसा होता है? सो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें जिसमें हम सेल और एस्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं किसी भी ओटीसी मेडिकेशन का। पहला है इसमें एक्विजिशन ऑफ प्रेमाइसेस। प्रेमाइसेस को सबसे पहले हमको परचेस करना है या फिर हम उसको रेंट पे भी ले सकते हैं या लीज पे भी ले सकते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। फिर जो कॉस्ट है वो प्रेमाइसेस का डिपेंड करता है कि किस लोकेशन में वो प्रेमाइसेस प्रेजेंट हैं। सेकेंड इज लोकेशन ऑफ प्रेमाइसेस। जनरली जो प्रेमाइसेस होता है वो ग्राउंड फ्लोर में होना चाहिए किसी भी बिल्डिंग के, एंड आउटर फ्रंट डोर होना चाहिए और वो अट्रैक्टिव होना चाहिए एंड बिल्ड विथ इनोवेशन एंड इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। सेकेंड जो है उसमें नेक्स्ट लेआउट ऑफ द प्रेमाइसेस। जो प्रेमाइसेस बना है उसका लेआउट कैसे होना चाहिए ताकि जो कस्टमर है वो शॉप जो कर रहा है वो इजीली शॉप कर सके और थके कम। अगर सारी चीज़ें कंफ्यूज अलग अलग रैक में कन्फ्यूजन के हिसाब से रखी रहेगी तो वो पेशेंट जो होगा या कस्टमर होगा वो शॉपिंग इजीली कर नहीं पाएगा और थक भी जाएगा। तो जो प्रेमाइसेस होता है वो फार्मास्यूटिकल सर्विसेज का, इट शुड बी क्लीन, हाइजेनिक, वेल ऑर्गेनाइज्ड, टाइडी एंड एक्सेसिबल एंड सिक्योर। सूटेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए पर्सनल्स के लिए भी और प्रोडक्ट के लिए, जिसमें प्रोडक्ट खराब भी ना हो और जो पर्सनल्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो कस्टमर्स आ रहे हैं, उनके लिए भी सेफ और सूटेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़। इक्विपमेंट और फैसिलिटीज़ कौन कौन सी अवेलेबल होनी चाहिए? जैसे कि एडिक्वेट वर्किंग सरफेस होना चाहिए, पोर्टेबल वाटर का सप्लाई होना चाहिए, हॉट और कोल्ड वाटर के टैप्स होना चाहिए, हीटर, बैलर्स, बर्नर्स या वाटर बाथ होना चाहिए, स्टोरेज यूनिट होना चाहिए किसी भी रॉ मटेरियल या फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को रखने के लिए, टाइपराइटर या फिर लेबलिंग मशीन या कंप्यूटर्स होना चाहिए, इलेक्ट्रिक स्टीरर होना चाहिए क्योंकि हम हाथ से बहुत सारी चीज़ें स्टीर नहीं कर सकते क्योंकि बल्क अमाउंट में बनती है, इसलिए इलेक्ट्रिक स्टीरर होना चाहिए। फिजिकल एंड डिस्पेंसिंग बैलेंसेस होना चाहिए, ग्लास के एपरेटस होना चाहिए, जो भी ग्लास एपरेटस रहेगा उसमें ही हम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे और कंपोजिशन को बनाएंगे। नेक्स्ट टेम्परेचर मेजरिंग इक्विपमेंट्स होना चाहिए जैसे कि थर्मामीटर। कई ऐसे मेडिसिन रहती है जिनको थर्मामीटर से या टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ता है तो इसीलिए टेम्परेचर मेजरिंग इक्विपमेंट रहेगा तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टोरेज कंटेनर्स होना चाहिए, ड्रग इन्फॉर्मेशन सोर्सेस होना चाहिए और टेलीफोन होना चाहिए या फिर मोबाइल फोन्स होना चाहिए। नेक्स्ट इज पर्सनल। पर्सनल मीन्स पर्सन, जो वहाँ पे वेल एडिक्वेट पर्सन्स काम कर रहे हैं जैसे कि फार्मासिस्ट, टेक्नीशियंस और एक्सपर्ट स्टाफ मेंबर्स, इनके पास प्रॉपर डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री इन फार्मेसी और डिप्लोमा इन फार्मेसी, एंड वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए।
नेक्स्ट इज क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स। क्वालिटी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ओटीसी ड्रग की सेफ डिस्पेंसिंग और स्पीडी डिस्पेंसिंग के लिए। सो ये सब सर्टन पॉइंट्स है जिसको हम कंसिडर करेंगे, जिसमें पहला है क्वालिटी ऑफ मटेरियल। जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, रॉ मटेरियल जो यूज़ कर रहे हैं, वो अच्छी स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए और उसको लाइसेंस्ड सोर्स से खरीदा गया हो। किसी भी डीलर से हम नहीं खरीद सकते, ऐसा डीलर जो लाइसेंस्ड हो, सिर्फ उन्हीं से हमको ये सब चीज़ खरीदना है, जिसमें प्रॉपर क्लियर बैच आइडेंटिफिकेशन और एक्सपायरी डेट लिखी होनी चाहिए और वो अप्रोप्रिएट स्टोरेज कंडीशन में रखा गया हो और प्रॉपरली उसमें एक्सपायर्ड मटेरियल जो है उसको डिस्कार्ड करना है। जो अच्छा है मटेरियल जिसकी एक्सपायरी डेट अभी नहीं आई है उसको अलग सेपरेट रखना है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सेकेंड इज सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब होता है एक फार्मासिस्ट या ट्रेनी या एक्सपर्ट होना चाहिए जब ये फंक्शंस चल रहे हैं, ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो उस प्रोग्राम को या उस मेकिंग ऑफ द मेडिसिन को सुपरवाइज कर सके प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ में। तो कौन करता है? एक फार्मासिस्ट करता है। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर्स। कौन कौन से रिकॉर्ड्स की हमको ज़रूरत पड़ती है? पहला इसमें नेम ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट है मास्टर फार्मूला एंड इट्स सोर्सेज, जो कि हमको इंडियन फार्माकोपिया या ब्रिटिश फार्माकोपिया IPBP से मिल जाता है। वर्किंग फार्मूला ऑफ द बैच, कौन सा फार्मूला पे हम लोग वर्क कर रहे हैं उस बैच के। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे बना रहे हैं उस दवा को। नेम, क्वांटिटी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रॉ मटेरियल। डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, कौन सा कंटेनर और क्लोजर यूज़ कर रहे हैं। स्टोरेज कंडीशंस क्या है। और ये सारे रिकॉर्ड्स को एटलीस्ट 2 ईयर्स तक रखते हैं क्योंकि हमको कभी भी इस चीज़ की नीड पड़ सकती है। इंस्पेक्शन भी होता है, इसलिए एटलीस्ट 2 ईयर्स के लिए इन रिकॉर्ड्स को रखा जाता है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रखा जाता है। नेक्स्ट इज पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग और लेबलिंग मटेरियल्स भी अच्छा होना चाहिए और लीगल स्टैंडर्ड्स का होना चाहिए। नेक्स्ट इज स्टोरेज कंडीशन। स्टोरेज कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, जिस चीज़ को जिस कंडीशन में रखना है ताकि वो कंटेमिनेट ना हो, डिटोरिएट ना हो, उस कंडीशन में उसको रखना है। प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करना है और ये एक ऑफिशियल मोनोग्राफ में दिया रहता है किसी भी IP में या फिर BP में कि कैसे किसी भी प्रोडक्ट की स्टोरेज कंडीशन होनी चाहिए। एंड द लास्ट इज एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट में शेल्फ लाइफ लिखा होना चाहिए और उसको हम खुद पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं ऑफिशियल मेथड से कि इसकी एक्सपायरी डेट कितनी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग हमको उस कंपोजिशन को या उस ड्रग को यूज़ करना है। एंड नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इंफॉर्मेशन सर्विसेज मतलब जो जितनी भी IPBP, दैट इज इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, नेशनल फॉर्मूलरी, NF, MIMS, SIMS, मर्क इंडेक्स, ये सारे इंफॉर्मेशन का सोर्स है जो हमको अलग अलग मेडिसिन और ड्रग्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज रैशनल यूज ऑफ कॉमन OTC मेडिकेशन। किसी भी मेडिकेशन का रैशनल या सही यूज कैसे करना है, स्पेशली फॉर द OTC मेडिकेशन। तो रैशनल यूज ऑफ ड्रग RUD इज द कोर ऑफ द फार्मास्यूटिकल बेस्ट प्रैक्टिस। रैशनल यूज का मतलब होता है कि करेक्ट, प्रॉपर और अप्रोप्रिएट यूज हो किसी भी ड्रग का। किसी भी ड्रग का अगर रैशनल यूज़ करना है तो हमको सबसे पहले ये चेक करना है कि पेशेंट को सही मेडिसिन, अप्रोप्रिएट मेडिसिन मिली है या नहीं मिली है, प्रॉपर डोज में मिली है, फॉर एन एडिक्वेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिली है, लोएस्ट कॉस्ट में मिली है एंड वो अप्रोप्रिएट है, एफिकेशियस है, सेफ है, कॉस्ट इफेक्टिव है और सही इंडिकेशन या सही डिजीज़ के लिए राइट डोज और फॉर्मुलेशन में राइट इंटरवल पे, राइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे दी गई है या नहीं दी गई है। इरैशनैलिटी का मतलब क्या होता है? रैशनल यूज़ का जस्ट अपोजिट होता है इरैशनैलिटी। इरैशनैलिटी का मतलब होता है अगर प्रॉपर ड्रग का यूज़ नहीं हो रहा है। और वो कैसे नहीं होता? अगर इनइफेक्टिव ड्रग दी गई है, अनसेफ ड्रग ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर इनअप्रोप्रिएट सेल्फ मेडिकेशन चल रहा है, वो खुद से ही बिना पूछे कोई भी मेडिसिन ले रहा है, या फिर उन मेडिसिन की वजह से किसी भी इलनेस वर्स हो जा रही है या फिर और बढ़ जा रही है। Incorrect use of medicine in all countries is causing harm to people and wasting the resources। जिसमें क्या क्या consequences आ रहे हैं गलत मेडिसिन यूज़ करने की वजह से? सबसे पहला है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक के ओवर यूज़ की वजह से क्या हो जा रहा है, वो जो माइक्रोब्स हो रहे हैं रेजिस्टेंस डेवलप कर ले रहे हैं एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट, जिससे क्या हो रहा है वो इफेक्टिव नहीं है, दे आर नो लॉन्गर इफेक्टिव अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीजेस। नेक्स्ट है एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड मेडिकेशन एरर। हार्मफुल रिएक्शन हो जा रहा है गलत यूज़ और एलर्जिक रिएक्शन की वजह से, जिससे इंक्रीज हो जा रही है आपकी इलनेस और कभी कभी डेथ भी हो सकती है।
नेक्स्ट है लॉस्ट रिसोर्सेज। बहुत सारे ऐसे नेशनल बजट रहते हैं जो कि मेडिसिन पे स्पेंड होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिलियन ऑफ डॉलर्स पर्सनल फंड सबको वेस्ट हो जाता है, या फिर करप्शन की वजह से प्रॉपर मेडिसिन में अप्लाई नहीं कर पाते हैं, और फाइनेंशियल हार्डशिप की वजह से प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिल पाते, प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिल पाती है, और सारे पर्सनल फंड्स वेस्ट हो जाते हैं। एंड लास्ट इज इरोडेड पेशेंट कॉन्फिडेंस। कई बार ऐसा होता है कि ओवर यूज़ करते हैं लिमिटेड मेडिसिन का, तो क्या होती है ड्रग्स आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, या फिर अनअफोर्डेबल स्टॉक में अनअफोर्डेबल प्राइसेस में मिलने लग जाती है, तो पेशेंट उसको खरीद नहीं पाते हैं, उससे उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। इसकी वजह से नेगेटिव हेल्थ आउटकम भी हो सकता है ड्यू टू इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेडिसिन, जिससे कॉन्फिडेंस भी लूज होता है। नेक्स्ट इज फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू इनकरेक्ट यूज ऑफ मेडिसिन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू इनकरेक्ट यूज ऑफ मेडिसिन, जिसमें पहला है लैक ऑफ स्किल एंड नॉलेज। अगर स्किल नहीं है, ठीक से नॉलेज नहीं है, तो कई बार फार्मासिस्ट या फिर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर गलत मेडिसिन दे सकता है, या गलत डोज में दे सकता है, या गलत ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए दे सकता है, या डोसेज फॉर्म गलत हो सकता है। तो स्किल और नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रैशनल यूज ऑफ ड्रग के लिए। सेकेंड है इनअप्रोप्रिएट अनएथिकल प्रमोशन ऑफ मेडिसिन बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज। कई बार क्या होता है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज रहती है वो अनएथिकल या अनलीगल तरीके से किसी मेडिसिन का प्रमोशन करती है, तो वो भी इनकरेक्ट यूज होता है, जिससे आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग मेडिसिन। कई बार ऐसा होता है कोई मेडिसिन को बेचने से प्रॉफिट होता है, तो कोई काम नहीं होता, फिर भी क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है करके उस मेडिसिन को सेल करने लगते हैं, तो वो भी एक गलत यूज़ है मेडिसिन का। नेक्स्ट है अनरेस्ट्रिक्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन। क्या होता है, जो मेडिसिन रहती है वो बहुत ज़्यादा बल्क अमाउंट में रहती है, अबंडेंट रहती है, तो अनरेस्ट्रिक्टेड रहता है, तो अपने मन चाहे बार बार उसको यूज़ करते हैं, तो वो भी गलत है। फिर ओवरवर्क्ड हेल्थ प्रोफेशनल्स। ओवरवर्क्ड हेल्थ पर्सनल से प्रोफेशनल्स रहते हैं, वो कई बार ध्यान नहीं दे पाते हैं, टायर्डनेस की वजह से गलत मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं। एंड द लास्ट इज अनअफोर्डेबल मेडिसिन। कई बार मेडिसिन बहुत कॉस्टली होती है और उसको नहीं अफोर्ड कर पाते पेशेंट्स, इस वजह से क्या होता है किसी भी बीमारी को ठीक करने पे वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, ठीक नहीं हो पाती, क्योंकि मेडिसिन तो ली ही नहीं है पेशेंट ने, तो वो ठीक कैसे होगी। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं विच कंट्रीब्यूट टू इनकरेक्ट यूज ऑफ मेडिसिन। हियर आर सब एग्जांपल्स ऑफ ओटीसी ड्रग्स, जिसमें पहला है टॉपिकल एंटीबैक्टीरियल या एंटी फंगल ओटीसी ड्रग्स। ऐसी मेडिसिन जो कि एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है और टॉपिकल है, मतलब स्किन के ऊपर से लगाना है। इसमें एग्जाम्पल है बेसिट्रेसिन, कॉट्रिमाजोल, मिकोनाजोल एंड ऑइंटमेंट एटसेट्रा। नेक्स्ट है पेन ओटीसी ड्रग्स। पेन ओटीसी ड्रग्स मीन्स ऐसे ओटीसी ड्रग्स जिसको हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हैं, जो पेन के लिए होता है, जैसे कि एसिटामिनोफेन या पैरासीटामोल, एस्पिरिन, कुछ एनएसएआईडी होते हैं, आइबुप्रोफेन होता है और नेप्रोक्सेन होता है। नेक्स्ट है स्मोकिंग सिसेशन पैच। ऐसे ओटीसी ड्रग्स जो कि स्मोकिंग को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए दिया जाता है, जैसे एग्जाम्पल है निकोटिन पैच। नेक्स्ट है टॉपिकल डर्मेटोलॉजिकल ओटीसी ड्रग, जो स्किन या फिर हेयर स्कैल्प के लिए यूज होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए गए हैं, कैप्सिसिन, डोक्टा डिस्टिलेट ऑयल, हाइड्रोकोर्टिसोन, पायरेथ्रिन, जिंक ऑक्साइड एटसेट्रा। नेक्स्ट है इसमें डायबिटीज़ के ओटीसी ड्रग्स कौन कौन से होते हैं, तो इंसुलिन के वायल्स हम ले सकते हैं, जिसको ह्यूमुलिन, ह्यूमुलिन आर, नोवोलिन, नोवोलिन आर वाइल, ये सब होता है। और इसके अलावा ग्लूकोज के च्यूएबल टैबलेट्स को हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हैं। नेक्स्ट है एंटी डायरल ड्रग, जिसका एग्जांपल है लोपेरामाइड, एंटी अल्सर ड्रग, जिसका एग्जांपल है सिमेटिडिन, फैमोटिडिन, रेनिटिडिन, एजिटिडिन एटसेट्रा। नेक्स्ट इज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, का एग्जांपल होता है ओमेप्राजोल, हम गैस के लिए यूज कर सकते हैं, खाली पेट लेते हैं। नेक्स्ट है लैक्सेटिव एंड कैथार्टिक्स, जिसका एग्जांपल है बाइस्कोडिल, डॉक्यूसेट, ग्लिसरीन, साइलियम, सॉर्बिटॉल एटसेट्रा। कुछ डाइजेशन ड्रग्स भी आती है, जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, एंटासिड, लिक्विड सस्पेंशन, कैल्शियम एंटासिड टैबलेट डाइजीन टाइप की, सीमेथिकॉन ड्रॉप्स एटसेट्रा। नेक्स्ट है ओटीसी विटामिन्स, कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी की टैबलेट्स, एर्गो कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सिट्रेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस सल्फेट, ये सारे टाइप के जो ओटीसी विटामिन है, मल्टी विटामिन, ये सब हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है एंटी हिस्टामिन ड्रग्स, जैसे कि सिट्रिजिन, डाइफेनहाइड्रामिन और लोराटिडिन। एंड द लास्ट इज एंटी हिस्टामिन और डीकॉन्जेस्टेंट कॉम्बिनेशन में ब्रोमिनेफ्रिन एंड स्यूडोनेफ्रिन एलिक्सर को हम यूज करते हैं। So friends, this is all for today's video. Thank you.